हेलो मैजिकल माइंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का वोकैब का पोर्शन हम देखने जा रहे हैं। वोकैब में आपके सामने यहाँ पर टू वर्ड्स हैं, वन इज ऑब्जर्व एंड सेकेंड इज स्पाई। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्व वर्सेस स्पाई। थैंक यू मयंक। ऑब्जर्व वर्सेस स्पाई। ऑब्जर्व का यहाँ पे सेंस क्या होता है आपको पता है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना यानी कि देखना। अगर आप किसी भी चीज के या किसी भी एक्टिविटी को क्लोजली वॉच करते हो तो उसको बोला जाता है ऑब्जर्व करना। राइट, तो यहाँ पे एक वर्ड है आपके सामने ऑब्जर्व। ऑब्जर्व को हम बोलेंगे पॉजिटिव कनोटेशन। ऑब्जर्व के लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव कनोटेशन। राइट, तो ये आपका पॉजिटिव कनोटेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, द पेशेंट मस्ट बी ऑब्जर्व कॉन्स्टेंटली, यानी कि एक पेशेंट को लगातार देखा जाना चाहिए। राइट, तो ऑब्जर्व मीन्स ये होता है कि अगर आप किसी चीज को क्लोजली देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्जर्व। राइट, लेकिन वहीं पे आपको किसी की जासूसी करने को बोला जाए, देखने के लिए बोला जाए, तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं? यहाँ पे आपका ऊपर हेडिंग सही नहीं है, गैदरिंग वर्सेस मॉब पे मत जाइएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्व वर्सेस स्पाई की। राइट, तो अभी जो वर्ड हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं स्पाई। स्पाई मीन्स भी क्या होता है? वॉच करना, किसी की एक्टिविटी को देखना। लेकिन जब ऑब्वियस सी बात है किसी को जासूसी करने के लिए बोला जा रहा है, स्पाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका नेगेटिव कनोटेशन में आ जाएगा। तो ऑब्जर्व जो है वो पॉजिटिव कनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। स्पाई जो है वो नेगेटिव कनोटेशन के तौर पे जो है वो यूज होता है। यहाँ पर देखिए, इन द फिल्म ही प्लेज अ स्पाई हुज मिशन इज टू कंफर्म द वेरिटी ऑफ अ सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट। फिल्म में वो एक स्पाई का रोल निभा रहा है जिसका मिशन ये है कि जो मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो वेरिफिकेशन है उसको कंफर्म करना उसका मिशन है। राइट, तो यहाँ पर आपने टू वर्ड्स देखे, एक आपका ऑब्जर्व है और दूसरा आपका स्पाई है। राइट, वंशिता आप क्या कहना चाह रही हैं ऑब्जर्व के बारे में? मेरे को क्लियर नहीं हुआ। स्लाइड आप दिखाने को कह रही थी तो स्लाइड आप देख लीजिए। ऑब्जर्व मतलब होता है वॉच, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना ध्यान से। जैसे साइंटिस्ट जो हैं जिस भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। और एक दूसरा वर्ड आपको पता है स्पाई। स्पाई मतलब ये है कि आप ऑब्जर्व तो कर रहे हो लेकिन छुप के ऑब्जर्व कर रहे हो, इसलिए उसको जो है नेगेटिव कनोटेशन में डाला गया है। आज कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट वर्सेस डिमांड। राइट, रिक्वेस्ट वर्सेस डिमांड। आपको पता है रिक्वेस्ट आप किसी चीज की कर सकते हो या आप डिमांड कर सकते हो। राइट, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज का निवेदन करना। राइट, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। राइट, तो यहाँ पे आप डिसेंसी के साथ किसी से कुछ जो है पूछते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब डिसेंसी के साथ पूछ रहे हो तो ये आपका किस में आएगा? रिक्वेस्ट आपका पॉजिटिव कनोटेशन में आएगा। अगर आप जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, कैन आई हैव अ बॉल, तो काफी डिसेंसी के साथ एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है। राइट, तो डिसेंसी के साथ पूछ रहे हो तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव कनोटेशन में आएगा। इसको आप कहेंगे रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करना। और अगर यही हम कहें कि किसी से डिमांड की जा रही है, अभी हम आगे देखते हैं डिमांड का एग्जांपल मैंने क्या दिया है वहां पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वी रिक्वेस्टेड दैट द नेक्स्ट मीटिंग बी हेल्ड ऑन अ फ्राइडे। हमने रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो फ्राइडे को होगी। राइट, तो हमने निवेदन किया था कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो फ्राइडे को होगी। जबकि अगर ऑब्वियस सी बात है आप किसी से डिमांड कर रहे हो
डिमांड की अगर हम बात करें, फिर यहाँ पे गैदरिंग वर्सेस मॉब आ गया है। डिमांड का मतलब भी होता है आप किसी से कुछ मांग रहे हो, लेकिन डिमांड जो है आपका नेगेटिव कनोटेशन में आता है, जैसे कि ही डिमांडेड हिज शेयर इन प्रॉपर्टी, राइट। तो उसका मतलब उसने प्रॉपर्टी में जो शेयर है उसकी डिमांड की थी। तो डिमांड वर्ड जब आप नेगेटिव सेंस में बोलना चाहोगे कि कोई पर्सन इस चीज़ को मांग रहा है, तो आप वहाँ पे टर्म क्या यूज़ करोगे? डिमांड। अदरवाइज आप उसको क्या यूज़ करोगे? अगर कोई डिसेंसी के साथ आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है या मांग रहा है, तो वहाँ पे आप टर्म यूज़ करोगे रिक्वेस्ट, राइट। यहाँ पे आप अपने इकोनॉमिक्स वाले डिमांड और सप्लाई, वैसे वहाँ पे भी यही है, मांग, राइट। वहाँ पे भी हिंदी में डिमांड को मांग बोला जाता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ की अगर डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो टर्म आपका वही है, लेकिन इसको हम यहाँ पे जर्नल सेंस में समझेंगे। डिमांड मीन्स कि कोई किसी चीज़ को मांग रहा है कि नहीं नहीं मेरी वो चीज़ है, मुझको ये दो, राइट। तो वहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ करेंगे? डिमांड। अदरवाइज हम टर्म क्या यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट, राइट। तो काफ़ी ईजी वो कैप था ये। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपको फोटो पे एक जिद्दी बच्चा दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम टर्म देखने वाले हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब आपको अच्छे से पता है, अगर कोई बहुत जिद्दी होता है तो वहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट, टर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने सेंटेंस में यूज़ देखा, माई ग्रैंडफादर इज ऑब्स्टिनेट, मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो हठी हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, तो वहाँ पे आप ऑब्स्टिनेट वर्ड का यूज़ कर सकते हो। यू नीड टू बी मोर फ्लैक्सिबल एंड लेस ऑब्स्टिनेट, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैक्सिबल रहो और कम ऑब्स्टिनेट रहो, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है, या राइट, आप अदिति सही बोल रहे हैं, स्टबर्न। एक टर्म हमने और देखा था स्टबर्न। तो स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट आपस में आप कह सकते हैं कि सिनोनिम्स है, राइट। तो स्टबर्न हमने देखा था, यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्स्टिनेट, राइट। क्लियर है? ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। द ट्रेन स्टेशन इज वेरी क्राउडेड, द ट्रेन स्टेशन इज वेरी क्राउडेड, यानी कि अगर स्टेशन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो आप जनरली बोलते हो द ट्रेन स्टेशन इज वेरी क्राउडेड, भीड़ से बहुत भरा हुआ है, वेरी क्राउडेड। हाँ जी सृष्टि, ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब होता है जिद्दी, सिनोनिम्स है ये, राइट। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं द ट्रेन स्टेशन इज़ वेरी क्राउडेड, बहुत शोर हो रहा है, बहुत भीड़ है, तो हम एक और टर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, द ट्रेन स्टेशन इज़ वेरी बसलिंग, राइट, वेरी बसलिंग। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, शोर शराबा है, वहाँ के लिए हम बसलिंग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। द ट्रेन स्टेशन इज़ बसलिंग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इडियम ऑफ द डे। हाँ जी दुष्यंत, बसलिंग, इडियम ऑफ द डे। इडियम ऑफ द डे में आज का इडियम है हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हुआ? सपोज आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग जनरली पेपर पेन के मोड पे या बोर्ड पे जो है की जाएगी, ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ करके आपने जो है प्लानिंग की। अब उस प्लानिंग में जब आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने चले तो उस प्लानिंग में कुछ कमियां निकल आई, कुछ खराबी निकल आई, राइट। इसका मतलब आपने अपना प्लानिंग वर्क जो है वो ढंग से नहीं किया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि वापस जाओ और अपनी प्लानिंग पे काम करो, वापस जाओ और अपनी प्लानिंग पे काम करो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू ड्राइंग बोर्ड, राइट। तो ये आपका इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब यहाँ पे सेंटेंस में हम इसका यूज देख लेते हैं। पहला यूज है द बॉस forced the young employee to go back to the drawing board because his proposal was not likely succeed। बॉस ने अपने जो यंग एम्प्लॉयज थे उनको कहा वापस जाके काम करो, क्योंकि जो उसका प्रपोजल था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था,
राइट। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि अपनी प्लानिंग पे जाकर वापस काम करो। राइट। नेक्स्ट देखिए, माई एक्सपेरिमेंट वॉज फेलर सो आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था तो वापस मैं प्लानिंग पे लग गया, वापस मैं अपनी जो चीज़ें गलत थी उनको सही करने में लग गया। तो इसको आप क्या बोलोगे? सो आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। राइट। तो आप वापस अपनी प्लानिंग पे काम करने लगे। तो आप इसको प्लानिंग से याद रख सकते हो, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड आप समझ लीजिए कि उस बोर्ड पे आप प्लानिंग कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट करने चले, कुछ आपको लगा क्या सही नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, अभी वापस प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। लक्ष्य वेरिटी का मतलब होता है वेरीफाई करना। आप अकाउंट्स पढ़ते हो, आपने देखा होगा हर एक जर्नल एंट्री के पीछे एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि सत्यता की जांच करना। वेरिटी का मतलब होता है वेरीफाई करना। मयंक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो वोकैब है वो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो ऑप्शन वाले 4 क्वेश्चंस रहेंगे उन चारों के बी पोर्शन में आएगा। और ये आपका ग्रामर और वोकैब जो है 2 to 6 मार्क्स का जो है वो आ सकता है। अब आप खुद सोच लो, 4 क्वेश्चंस में अगर 2 मार्क्स का आया तो 8 मार्क्स का है, तो मतलब 2 to 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का रहता है, और आप करीब करीब 6 मार्क्स का जो है आप ऑप्ट करते ही करते। 8 मार्क्स का आता है वो कैब, और 6 मार्क्स का आप ऑप्ट करते ही करते हो। राइट। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। सबसे पहले मेरा मानना तो ये है, पहले सिलेबस खत्म कर लो, फल की चिंता मत करो। जितना सिलेबस है, अभी नवंबर अटेम्प्ट है आपका, आपके पास बहुत अच्छे से टाइम है, तो पहले आप चीज़ों को कंप्लीट करो, फिर मार्क्स का जो सेग्रीगेशन है वो तो मैं बता ही दूंगी। और आईसीआई के एग्ज़ाम में कभी ये भूल मत करना कि अरे ये इतने मार्क्स का, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला पोर्शन कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि सारी चीज़ कवर करके चलनी चाहिए। राइट। चलिए, अब सेंटेंस में हम ये देखते हैं। सेंटेंस हमने देख लिया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। राइट। लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स? जहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब था वन मेन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस का मतलब ऑलरेडी आप देख चुके हो, वन मेन क्लॉज होना चाहिए। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें केवल और केवल एक क्लॉज होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके बाद हमने सिंपल सेंटेंस में लास्ट क्लास में जो है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऑल द एम्प्लॉयज एंड देयर हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, इनको हमने क्या बोला था? इनको हमने बोला था कंपाउंड सब्जेक्ट। राइट। तो हमने कंपाउंड सब्जेक्ट की बात की थी। तो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ कंपाउंड वर्ब होता है तो भी हम उसको एक क्लॉज कहते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, एक सिंगल वर्ब होता है, तो भी हम उसको एक ही क्लॉज बोलते हैं, वन मेन क्लॉज बोलेंगे। राइट। आपका सिंगल सब्जेक्ट है और कंपाउंड वर्ब है, तब भी हम मेन क्लॉज बोलेंगे। तो इसके अलग अलग मैंने जो है चुन्नू और मुन्नू वाला जो एग्जाम्पल था, इसके अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपको लिखवाए थे, नोट डाउन करवाए थे, जो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, चुन्नू एंड मुन्नू प्ले टेनिस एंड स्विम। तो चुन्नू और मुन्नू यहाँ पे क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है विद कंपाउंड वर्ब। लेकिन इसको आप काउंट क्या करोगे? इसको आप वन मेन क्लॉज ही बोलोगे। आप इसको क्या बोलोगे? वन मेन क्लॉज। राइट। तो वन मेन क्लॉज ही आप इसको जो है बोलोगे। फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे थे सिंपल सेंटेंस में। राइट। तो आज हम सिंपल सेंटेंस से आगे आते हैं, और आज हम बात किसकी करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे। तो आप अपने नोटबुक पे हेडिंग डाल लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस। राइट। आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। राइट। अब एक आपने पढ़ा था, जब हमने क्लॉजेस की बात की थी तो आपने पढ़ा था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। राइट। आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये अलग चीज़ है। सब
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो मैंने आपको नोट डाउन करा दिए थे, लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट। ये सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस में याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जब भी बात की जाती है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको याद रखना है सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में केवल और केवल मेन क्लॉज की बात की जाती है, राइट। सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? सिंपल सेंटेंस में केवल एक मेन क्लॉज आएगा और कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज आएंगे, राइट। दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज आएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज आएंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, तो जब क्लॉजेज एक से ज़्यादा है तो उनको भी ज्वाइंट करने के लिए चाहिए कंजंक्शंस। क्लॉजेस को भी ज्वाइंट करने के लिए कंजंक्शंस की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइंट करने का काम कौन करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइंट करने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंजंक्शंस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन से कंजंक्शंस आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अभी इसकी लिस्ट मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी, राइट। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप जब तक स्क्रीन पॉज हुई थी आप सबने कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी, राइट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अभी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट टू टाइप के सेंटेंस में अभी तक सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं आई है, डिपेंडेंट क्लॉज की बात नहीं आई है। याद रखना, सिंपल सेंटेंस मतलब कि वन मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस मीन्स दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होंगे, राइट। अब दो मेन क्लॉजेज हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक ज्वाइंटर चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो उन कंजंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उन कंजंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। अभी नोट डाउन करते जाइए, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं आगे। एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सेंटेंस है, कनाडा इज अ रिच कंट्री। कनाडा इज अ रिच कंट्री। तो आपको पता है कनाडा आपका नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट। और कनाडा के रिगार्डिंग वर्ब आपकी क्या आ गई? इज आ गया, राइट। तो कनाडा इज अ रिच कंट्री। तो आपको समझ में आता है एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी कि आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। इतने दिन में तो सीख ही लिया है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, स्टिल इट हैज़ मैनी पुअर पीपल। स्टिल इट हैज़ मैनी पुअर पीपल, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टिल, स्टिल आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में नहीं आता है। आप पलट के देख सकते हो, वहाँ सिंस है। तो सिंस के एस और स्टिल के एस से ये मत बोलने लगना कि मैम स्टिल तो जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है स्टिल। आप लिस्ट खोल के देख लेना, वहाँ स्टिल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इट आया सब्जेक्ट के तौर पे, यहाँ पे क्या है? इट आया। और इसके रिगार्डिंग क्या है? आपका वर्ब हैज़ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, राइट। स्टिल लगा है आपके इस क्लॉज के पहले, स्टिल लगा है, लेकिन स्टिल हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं आता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ, राइट। अब इसी को हम ज्वाइंट कर दें। अब देखिए ज्वाइंट क्या किया? कनाडा इज अ रिच कंट्री। कनाडा एक रिच कंट्री है, बट अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो ज्वाइंटर का काम किया है वो किसने किया है? बट ने किया है। ज्वाइंटर का काम किसने किया है? बट ने किया है, राइट। तो बट आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे बट आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अभी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कनाडा इज अ रिच कंट्री, एक क्लॉज, एक मेन क्लॉज, बट स्टिल इट हैज़ मैनी पुअर पीपल। ये आपका क्या हुआ? सेकेंड मेन क्लॉज। और दो मेन क्लॉजेस को जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने किया है। और यहाँ पे टू मेन क्लॉजेस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ जी सृष्टि, सृष्टि ने एक सेंटेंस जो है यहाँ पर जो है लिख के भेजा है, ए एंड बी आर प्लेइंग बैडमिंटन इन द ग्राउंड। A and B are playing badminton in the ground. Meanwhile, C and D are swimming.
मैम ये कंपाउंड सेंटेंस है। हाँ जी ये कंपाउंड सेंटेंस है सृष्टि। ए एंड बी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए जिनके रिगार्डिंग जो है वर्ब यूज हुआ है प्लेइंग, राइट। तो ए एंड बी आर प्लेइंग बैडमिंटन इन द ग्राउंड, ये आपका क्या हुआ, एक मेन क्लॉज हुआ। मीनवाइल यहाँ पे जॉइंटर का काम कर रहा है, राइट। सी एंड डी आर स्विमिंग, सी एंड डी आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, उनके रिगार्डिंग जो आपका वर्ब है दैट इज स्विमिंग, राइट। तो ये आपका 2 मेन क्लॉजेस है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। सार्थक मैम सेकेंड सब्जेक्ट इट है ना, हाँ जी सेकेंड जो सिंपल सेंटेंस दिया है उसमें इट है सब्जेक्ट। मीनू मैम अगर हम केवल बोलते स्टिल इट हैज़ अ पुअर पीपल, राइट। तो ये मेन क्लॉज है, हाँ जी मेन क्लॉज है डियर। स्टिल जो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में नहीं आता है, स्टिल जो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं आता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको याद है, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको खैर ऑलरेडी याद है, यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्टिल का मतलब होता है कोमल फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। तिलक मैम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कोई लिस्ट है, हाँ जी तिलक है, अभी दिखाती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट है, सारे स्टेटमेंट तिलक ने लिखे हैं, एक साथ ही आए हैं स्क्रीन पे। आंचल बट स्टिल इट हैज़ मैनी पुअर पीपल, हाँ जी आंचल ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। चलो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना कंप्लीट आइडिया जो है वो फॉर्म करता है, अकेले सेंटेंस के तौर पे यूज़ हो सकता है। फिर से आप एग्जांपल देख रहे हो, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी देख भी चुके थे। एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग, सब कोई सेलिब्रेट कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एवरीवन क्या है, एवरीवन आपका क्या है सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग वर्ब क्या है वाज सेलिब्रेटिंग, दोनों आपका वर्ब है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेटिंग आपका मेन वर्ब है, राइट। तो एवरीवन वॉज सेलिब्रेटिंग, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको आइडिया है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जिनको ज्वाइंट किया जाता है, राइट। और किसके थ्रू ज्वाइंट किया जाता है, इसके लिए हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अभी मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट आपको दिखाऊंगी, राइट। अभी एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, शी वर्क्स इन द सिटी, तो आपको समझ में आ रहा है शी वर्क्स इन द सिटी एक क्लॉज हुआ, राइट। शी वर्क्स इन द सिटी एक क्लॉज हुआ। फिर लगा बट अभी हमने देखा था बट क्या है, बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। शी लिव्स इन द सबर्ब्स, बट शी लिव्स इन द सबर्ब्स। वोकैब के पोर्शन में इसको डाल लीजिएगा। सबर्ब्स किसे कहते हैं, सबर्ब्स होता है जैसे आप ये समझ लीजिए जो शहर का आउटर होता है, सिटी का किनारा, आउटर किनारा जो होता है उसको हम बोलते हैं सबर्ब्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वसुंधरा में रहती हूँ, तो वसुंधरा आपका क्या हुआ, गाज़ियाबाद का आउटर हुआ, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबर्ब्स। तो यहाँ पे सेंटेंस ये है कि वो शहर में काम करती है लेकिन वो सबर्ब्स में यानी कि शहर के बाहर आउटर में रहती है, राइट। शी वर्क्स इन द सिटी बट शी लिव्स इन द सबर्ब्स, राइट। तो कंपाउंड का मतलब एक बार मैंने आपको और बताया था, कंपाउंड का मतलब याद करो, मैंने बताया था कि जब हम ये बोलते हैं कि दोनों चीज़ बराबरी पे होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों क्लॉजेस का वेटेज सेम है। आप इसको ये नहीं बोलोगे कि इस क्लॉज का वेटेज ज़्यादा है या इस क्लॉज का वेटेज जो है वो जो है कम है, ऐसा नहीं बोलोगे। दोनों क्लॉजेस का वेटेज सेंटेंस में सेम है, राइट। दोनों ही चीज़ों पे हम सामने वाले का ध्यान खींचना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। शी वर्क्स इन द सिटी बट शी लिव्स इन द सबर्ब्स, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों का दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट
क्लॉज है और जो बट है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। सार्थक अभी आते हैं। सार्थक का क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सार्थक इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वेट करना होगा अभी, क्योंकि हम सारे मेन क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, तो वहाँ पे मैंने इसको कंपेयर करके बताया हुआ है। तो सार्थक वेट, स्लाइड में ही है आपका आंसर। जब कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग होगी उसकी स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे ये है कि अगर दो क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइंट हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे क्लॉजेस आपके मेन क्लॉजेस कहलाएंगे। नहीं जी सार्थक, यही तो मैं आपको शुरू से डेफिनेशन बता रही हूँ। सिंपल सेंटेंस मीन्स वन मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस मीन्स टू और मोर मेन क्लॉजेस। कभी भी सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का जिक्र नहीं आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज का जिक्र नहीं आएगा, राइट सार्थक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप पूछ रहे थे, इसका मतलब आपको समझ में आया कि पहली बात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ, मेन क्लॉज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेन क्लॉज होगा। एंड भी किस में आता है, एंड भी आपका किस में आता है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही आता है, राइट। तो दो क्लॉजेस को जॉइंट किया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे देखिए, हनी स्विम्स एंड समी प्लेज टेनिस, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब है स्विम्स, हनी के लिए वर्ब क्या है, स्विम्स, राइट। नो आइडिया अश्विनी। सेमी प्लेज टेनिस, राइट। सेमी सब्जेक्ट और प्लेज इसके रिगार्डिंग क्या है, वर्ब है, राइट। एंड आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस बन गए। हनी स्विम्स एक क्लॉज है, सेमी प्लेज टेनिस दूसरा क्लॉज है, और दोनों क्लॉज को ज्वाइन कराने का काम कर रहा है एंड। हनी स्विम्स एंड सेमी प्लेज टेनिस, तो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं और दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कराने का काम कौन कर रहा है, एंड। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। आई होप इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब लोग पूरा फोकस अभी जरा जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर करो, बाकी सब कुछ चीज़ें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना है। जो सेंटर, यमुना विहार, जनकपुरी सब पूछ रहे हो, सब व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना है, इसी के लिए बनाया है हमने व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करूँ, और एग्ज़ाम में यही आने वाला है। तुम लोग को क्या टेंशन हो गई है सेंटर की, मैम इस सेंटर में कौन पढ़ाता है, आप किस सेंटर में आओगे, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। घर पे बैठ के शांति से देखो, इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। डी ये फुल स्टॉप नहीं है, नहीं डी ये फुल स्टॉप नहीं आता है, कॉमा आता है। अभी हम देखेंगे कॉमा और सेमी कोलन आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, हर्षद। अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स। आई होप ये वाला एग्जाम्पल नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये देखो, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको याद करना है फैन बॉयज, फैन बॉयज आपको याद करना है डियर, फैन बॉयज। फैन बॉयज में क्या आया, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर ईयर एंड एस फॉर सो, राइट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइंट करना, राइट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइंट करना। मैम हनी स्विम्स होगा एंड सेमी प्लेज इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन। नहीं डियर, तिलक ध्यान से देखो, तिलक को थोड़ा लास्ट स्लाइड में प्रॉब्लम हो गया, जरा सा मैं पीछे जा रही हूँ लास्ट स्लाइड में। तिलक देखिए, हनी स्विम्स एक क्लॉज है, सेमी प्लेज टेनिस दूसरा क्लॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं,
क्यों मैंने सेमी प्लेस टेनिस को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला? क्योंकि इसके आगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, जो कंजंक्शन लगा है दैट इज फैन बॉयज में से ए फॉर एंड है, राइट। तो आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं और आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा एंड जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में से नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट में से है। तो अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट में से है, इट मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है, राइट। तो ये आपका फैन बॉयज है। फॉर आपको पता है कॉज के लिए होता है, एंड दो इक्वल चीज़ों को अगर रखना होता है तो हम एंड का यूज़ करते हैं। नॉर जहाँ पे चॉइस की बात होती है, और नॉर का यूज़ कब होता है? जहाँ पे चॉइस की ये करो नहीं तो ये करो, राइट। बट जब कंट्रास्ट की बात होती है, लेकिन, राइट, पर वहाँ पे बट लगता है। यट जब कंट्रास्ट चीज़ की बात होती है, सो जब हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो ये सब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। आई होप कि आपने फैन बॉयज जो है नोट डाउन कर लिया होगा। फैन बॉयज, इसको याद करना बहुत इजी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं जो फैन बॉयज। इसके अलावा अब देखिए, ये तो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं, राइट। कंट्रास्ट मीन्स होता है ऋषिका, जब एकदम अपोजिट चीज़ की बात करते हैं, एकदम अपोजिट चीज़ की बात करते हैं, तब हम कंट्रास्ट की बात करते हैं। अभी देखेंगे इन सब का यूजेस, राइट, जब हम तभी हम बट लगाएंगे। इसके अलावा कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी अगर दो क्लॉजेस को ज्वाइंट कर रहे हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइंट कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे दोनों मेन क्लॉजेस हैं, राइट। तो पहली चीज़ आपने क्या देखा? फैन बॉयज देखा, ठीक है। उसको आपने क्या बोला? फैन बॉयज को आपने बोला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन दिख रहा है, इट मीन्स वहाँ पे भी कंपाउंड सेंटेंस ही है। अगर क्लॉजेस को ज्वाइंट करवाने का काम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे आपके मेन क्लॉजेस हैं। मेन क्लॉजेस का मतलब, दो मेन क्लॉजेस का मतलब दोनों क्लॉजेस की वेटेज इक्वल है, दोनों क्लॉजेस की वेटेज जो है वो इक्वल है। तो इधर और, नॉट ओनली बट, नेदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज, सो, नो सूनर देन, रादर देन, ये सब आपका अगर आता है और दो क्लॉजेस को ज्वाइन करवाता है, इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। डियर, कोरिलेट कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। कंजंक्शन मतलब ज्वाइंटर, जो भी, चाहे वो शब्दों को ज्वाइंट करे, चाहे वो क्लॉजेस को ज्वाइंट करे, राइट। तो ज्वाइंटर को हम बोलते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस के फर्दर टाइप्स हो गए, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सेंस होता है, अभी वैसे हम इसको और ध्यान से आगे देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ते हैं, लेकिन वो जिन दो चीज़ों को जोड़ते हैं उनका वेटेज इक्वल नहीं रहता है, एक का वेट कम रहता है, एक का वेट ज़्यादा रहता है। और कंपाउंड वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया? कंपाउंड का मतलब मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें बराबरी पे हैं, इक्वल वेट की हैं, राइट। तो यहाँ पे दोनों, अगर क्लॉजेस को हम जोड़ रहे हैं, राइट, कनेक्ट कर रहे हैं, हितैषी ने कि यहाँ पे वर्ड दिया कनेक्टर, बिल्कुल सही हितैषी। दो क्लॉजेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, और दोनों क्लॉजेस का वेटेज सेम है, यानी कि दोनों क्लॉजेस मेन क्लॉजेस हैं। तो जिसके भी थ्रू हम ज्वाइंट करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से हैं। अब यही तो आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है कि अगर कहीं पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाते हैं या कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ जाते हैं, तो आपको दोनों की वेटेज को सेम समझना है कि हाँ, जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, स्पीकर जो बोल रहा है या राइटर जो लिख रहा है, वो सारी चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहता है, राइट। अभी हम सब ऑर्डिनेट में पढ़ेंगे कि एक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा और एक की इम्पोर्टेंस
कम है, एक का वेटेज ज़्यादा और एक का वेटेज कम है, राइट। ये चीज़ हम देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस आते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, इट मीन्स कि जो जिस भी चीज़ को वो जोड़ रहे हैं उन सारी चीज़ों की वेटेज एक समान है, राइट। किसी को कम या ज़्यादा नहीं बोला गया है। हाँ जी अदिति, सेम होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस इसलिए बोल दिया, अब जैसे सपोज इधर आएगा तो इधर के साथ और आएगा, राइट। फैन बॉयज अकेले आते हैं, तो जो अकेले आते हैं उनको इन्होंने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो दो साथ में आते हैं, मतलब कि पहले एक आगे आएगा फिर एक बाद में आएगा, नॉट ओनली आगे आएगा फिर उसके बाद बट बाद में आएगा, राइट। बोथ आगे आएगा फिर उसके बाद एंड बाद में आएगा, तो इसलिए इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोल दिया है। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। दो टाइप का क्लियर हो सकता है ना, एक तो ऑल क्लियर, वो समझ में नहीं आया, और एक क्लियर। हाँ जी, डाउट्स आप तभी नहीं पूछोगे तब दो चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या आपको कुछ नहीं समझ में आया। तो काइंडली यार डाउट्स पूछते रहा करो, नहीं तो मैं सदमे में, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस भी रखो, क्योंकि एग्जाम्पल्स आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक और चीज़ होती है, एक तीसरी और चीज़ होती है थक गए होगे तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक तो हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये भी जिस भी चीज़ को ज्वाइंट करता है इक्वल वेटेज है, राइट। हाँ जी, अभी एग्जाम्पल आता है अश्विनी, थोड़ा सा वेट कर लो, नोटिंग तो कर लो, राइट। इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शंस हुआ। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जिन क्लॉजेस को ज्वाइंट करेगा उसका इक्वल वेटेज होगा, राइट। अब एक तीसरी चीज़ होती है कंजक्टिव एडवर्ब, राइट। कंजक्टिव एडवर्ब भी अगर आता है तो वहाँ पे भी इक्वल वेटेज होती है, राइट। एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। कोमल का आंसर मैंने दे दिया, कोरिलेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग में क्या डिफरेंस होता है। कशिश मैम, कोरिलेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये कशिश आपको बताया मैंने। सब लोग इसमें डिफरेंस देखो, कोऑर्डिनेटिंग में एक सिंगल वर्ड है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, एक सिंगल वर्ड है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन में देखो आइदर और साथ में यूज होगा एक ही सेंटेंस में, नॉट ओनली यूज होगा फिर बाद में उसी सेंटेंस में बट का यूज होगा, राइट। वेदर का यूज होगा फिर उसके बाद में जाके और का भी यूज होगा। तो यहाँ पे दो है साथ में, इसलिए इसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोला गया है, राइट। कशिश आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। मोनिका, नाइदर और नॉर कैसे यूज कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल बताना। हाँ जी मोनिका, अभी देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, डोंट वरी। हर्ष, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैन बॉयज। डियर ये लिखा तो है फैन बॉयज, ये देखो ये कलर करके लिखा तो हुआ है, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो, दैट इज फैन बॉयज। हाँ जी पूजा गोयल आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। कोरिलेटिव में भी दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। हाँ जी पूजा, यही चीज़ मैं बता रही हूँ। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको मालूम होने चाहिए कि दो मेन क्लॉजेस को वो ज्वाइन करता है। मैं एग्जांपल्स आ रहे हैं। कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेटिंग में एक वर्ड है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में दो वर्ड आ रहे हैं सेंटेंस में, एक पहले यूज होता है फिर एक बाद में यूज होता है। एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, राइट। हर्ष, ही प्लेज फुटबॉल बट ही ड्रिंक्स मिल्क। हर्ष का देखो क्वेश्चन है, ही प्लेज फुटबॉल बट ही ड्रिंक्स मिल्क। अब यहाँ पे देखो तिलक ने क्वेश्चन पूछा है कंट्रास्ट का मतलब। डियर बट कंट्रास्ट को जो है शो करता है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं, हर्ष बोल रहे हैं कि वह फुटबॉल खेलता है लेकिन वो मिल्क पीता है। डियर वैसे तो यहाँ बट नहीं लगना चाहिए था क्योंकि ये दोनों कंट्रास्ट सिचुएशन नहीं हुई, ठीक है। तो आप बोल सकते थे वो कोल्ड ड्रिंक पीता है।
अगर सपोज हर्ष ने लिखा होता है ही प्लेज फुटबॉल बट ही ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे तिलक देखो, इस बात को समझना, सेंटेंस क्या बनाया, ही प्लेज फुटबॉल बट ही ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, राइट। तो इट मीन्स कि फुटबॉल खेलता है लेकिन वो तो कोल्ड ड्रिंक पीता है, यानी कि वो कोई हेल्थ वाली ड्रिंक नहीं पीता है लेकिन फिर भी वो फुटबॉल खेलता है। तो ये कंट्रास्ट हो गया। इसको आप बट किसको शो कर रहा है, कंट्रास्ट सिचुएशन। फुल तो पढ़ो। हाँ जी, हर्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे जो बट है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। हर्ष बट ऑब्वियस सी बात है, फैम बॉयज में आ रहा है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आकाश का क्वेश्चन, मैम कोरिलेटिव कंजंक्शन में अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है, इट मीन्स वो दो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू जॉइंट हो रहे हैं, इट मीन्स कि हाँ वहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। वंस इन अ ब्लू मून भी लिखा है। ये डियर आपको, मेरे को चीज़ नहीं समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए, हेलो, हाँ जी, आगे वाली स्लाइड में हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए तीन चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी। पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, पहले नोटिंग कर लो प्लीज़। उसके बाद हमने पढ़ा कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये ज्वाइंट करते हैं तो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या इक्वल वेटेज वाले वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, राइट। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, राइट। ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, शाहरुख इज हैंडसम, moreover he is rich। शाहरुख इज हैंडसम, तो शाहरुख इज हैंडसम, शाहरुख हैंडसम है, इसके अलावा वह रिच है, राइट। तो शाहरुख इज हैंडसम मेन क्लॉज हो गया। कैसे हुआ, शाहरुख सब्जेक्ट है, वर्ब उसके साथ है, राइट, ही सब्जेक्ट है, इज उसके साथ वर्ब है, तो दोनों आपके क्या हो गए, मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज को ज्वाइंट करने वाला क्या है, मोर एवर। तो मोर एवर क्या होता है, कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाता है। ये भी अगर कभी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे मेन क्लॉजेस हैं। आप ये सीख रहे हो कि कहाँ पे आप कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करोगे। अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हो तो आप दोनों चीज़ को इक्वल वेटेज देना चाह रहे हो। अगर आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हो तो आप सारे क्लॉजेस को इक्वल वेटेज जो है वो देना चाह रहे। हितैषी यहाँ पे मोर ओवर होगा, मोर ओवर होगा, मैंने शायद गलती से मोर एवर पढ़ दिया होगा, मोर ओवर होगा। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। शाहरुख इज हैंडसम, मोर ओवर ही इज रिच, राइट। ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर कभी दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, नोट डाउन कर लेना प्लीज़, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा, अलावा, राइट। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। आपने देखा होगा हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब क्या होता है, हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, नहीं तो, नहीं तो, या हिंदी वालों को एक वर्ड और समझ में आएगा, अन्यथा। नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अदरवाइज। और देयरफॉर का मतलब क्या होता है, राइट। तो देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसीलिए, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा मोर ओवर इसके अलावा, हाउ एवर फिर भी, अदरवाइज अन्यथा, या नहीं तो, देयरफॉर इसलिए, या इस तरह से, राइट। तो अगर आपका कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, जॉइंट करता है टू क्लॉजेस को, इट मीन्स वहाँ पे भी आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, वहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलिए, हर्ष कह रहे हैं स्पीड बढ़ा दो, मैं तो बढ़ा दूँ डियर, फिर एकदम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो यहाँ पे आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आ रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल्स देखो। द रॉबर ट्राइड टू एस्केप, राइट, बट द पुलिस कॉट हिम। कंट्रास्ट का मतलब पूछा था आपने। अब यहाँ पे देखो कंट्रास्ट है, रॉबर ने भागने की कोशिश की थी, रॉबर ने बचने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, राइट। द पुलिस कॉट हिम, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम।
तो आपने देखा कि यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं। कैसे पता लगा आपको दो क्लॉजेज हैं? सबसे पहली बात, आपको रॉबर दिखा, द रॉबर, इसके रिगार्डिंग वर्ब क्या है? ट्राइड है। फिर आपने देखा द पुलिस, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, इसके रिगार्डिंग वर्ब आपका क्या है? कॉट है। तो आपको समझ में आया टू क्लॉजेज, और टू क्लॉजेज को ज्वाइंट करने का काम बट करवा रहा है, जो कि फैन बॉयज में बी में आता है, राइट। इट मीन्स कि दोनों क्लॉजेस का वेटेज सेम है, दोनों क्लॉजेस आपके मेन क्लॉजेस हैं, और जैसे ही दोनों क्लॉजेस आपके मेन क्लॉजेस है, इट मीन्स यहाँ पे आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, आई विल डिसाइड, मैं डिसाइड करूँगा, व्हाट आई हैव टू डू, जो मुझे करना है, राइट। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर, आपको यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर, आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इंटरफेयर ना करें, राइट। अब यहाँ पर कोई मुझे बताएगा कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? कोई मुझे बताएगा ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? मैंने आपको यही बोला था कि आईसीआई के मटेरियल में मिस्टेक्स हैं। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? मैं आपको बता दूँ, सेमी कोलन भी अगर आपको कहीं पे दिखता है, जैसे कि ये आपका जो सिंबल है, ये क्या कहलाएगा? सेमी कोलन। सेमी कोलन भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है, सेमी कोलन भी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है। डियर आईसीआई के मटेरियल में ये जो आपका एग्जाम्पल्स जो है स्क्रीन पे, आपके आईसीआई के मॉड्यूल से एग्जाम्पल्स उठाए हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कंपाउंड सेंटेंस, यही मिस्टेक्स है। कैसे? मैंने कहा यहाँ पे गौर करिएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना। आई, सब लोग ध्यान से देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। आई ये क्या है? सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। विल डिसाइड, आई विल डिसाइड, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये एक क्लॉज हो गया। आई विल डिसाइड एक क्लॉज हो गया। वॉट आई हैव टू डू, जो मुझे करना पड़ता है। वॉट यहाँ पे क्या हुआ? वॉट बताइए क्या हुआ? वॉट कौन बताएगा? वॉट यहाँ पे क्या हुआ? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, याद करो। वॉट यहाँ पे क्या हुआ? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, याद आया कुछ सबको? राइट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। फिर से आपको दिख रहा है यहाँ पे आई फिर से आपका सब्जेक्ट है, और आई के रिगार्डिंग वर्ब आपका क्या आ गया? हैव आ गया, राइट। तो इट मीन्स आई विल डिसाइड, ये एक क्लॉज हुआ। आई विल डिसाइड ये एक क्लॉज हुआ। ये आपका कौन सा क्लॉज हुआ? ये आपका एक मेन क्लॉज हुआ। ये आपका क्या हुआ? मेन क्लॉज हुआ, राइट। व्हाट आई हैव टू डिसाइड, ये आपका क्या हुआ? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर, अब ये फिर से मेन क्लॉज हो गया। क्यों यू आर रिक्वेस्टेड मेन क्लॉज हुआ? यही मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा आपको ध्यान से चलना है। आईसीआई के मटेरियल में मिस्टेक है बीच बीच में। यहाँ पे देखिए, यू आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। रिक्वेस्टेड आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो ये भी आपका मेन क्लॉज हो गया क्योंकि सेमीकोलन के बाद में आया। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके दो मेन क्लॉजेस हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। और इसको आईसीआई ने कंपाउंड सेंटेंस में डाल दिया है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। आई विल डिसाइड, आपको मैंने क्लॉजेस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इतनी देर में आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई विल डिसाइड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, लेकिन व्हाट आई हैव टू डू के साथ व्हाट लग गया है, जो कि आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ एक क्लॉज आ रहा है, आई सब्जेक्ट है, हैव टू डू
क्या है उसका वर्ब है, राइट। हैव आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये व्हाट आई हैव टू डू ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसके बाद सेमी कोलन लगा, सेमी कोलन के बाद फिर से आपका क्या आया, यू आर रिक्वेस्टेड, यू सब्जेक्ट है, आर रिक्वेस्टेड आपका वर्ब है, राइट। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये मेन क्लॉज क्यों बोला, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मेन क्लॉज की क्या पहचान है, मेन क्लॉज को कौन कौन सी चीज़ें ज्वाइन करती हैं। पहले आपने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा आपने पढ़ा कोरिलेटिव कंजंक्शन, राइट। तीसरा आपने पढ़ा जो अभी हमने पढ़ा था मोर ओवर, हाउ एवर, वो जो चीज़ है, राइट। और फिर मैंने आपको बताया जो सेमी कोलन है वो भी मेन क्लॉजेस को ज्वाइंट करता है, सेमी कोलन भी मेन क्लॉजेस को ज्वाइंट करता है। तो यहाँ पे मेन सेमी कोलन लगा है, उसके बाद लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर, इट मीन्स यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर मेन क्लॉज है, आई विल डिसाइड मेन क्लॉज है, व्हाट आई हैव टू डू ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इट मीन्स सेंटेंस आपका क्या हुआ, टू मेन क्लॉजेस with one dependent clause, right, two main clauses with one dependent clause। ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे किसमें, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा वहाँ पे डाल दूँगी, इसको आप यहाँ पे लिखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हमने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन नहीं देखी है, ये याद रखिए। कंपाउंड सेंटेंस में केवल और केवल मेन क्लॉजेस आते हैं। मैंने एग्जांपल्स बिल्कुल वैसे ही डाले हैं जैसा आपके आईसीआई के मटेरियल में, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हाँ गलतियां हैं। हाँ जी डियर, अभी मैं विजिबल नहीं हूँ, मैंने फुल स्क्रीन आप लोगों के लिए लगा रखा था, ये लीजिए मैं विजिबल हो गई, राइट। ये समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ मेरे को बताइए। सेकंड वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, आई होप सेकंड वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, द लॉ हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम 1 जुलाई, द लॉ सब्जेक्ट है, हैज़ बीन पास्ड वर्ब है, फ्रॉम 1 जुलाई कॉमा लगा, कॉमा भी आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। All businesses will have to comply with GST norms. All businesses subject है, will have to comply, ये आपका verb हो गया, right। तो ये जो है कॉमा सेमी कोलन, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंस, फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन जो सेकंड वाला था वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था, जो कि अभी हम बाद में जाकर देखेंगे, राइट। आ गया, सबको आ गया। सेमी कोलन किसके अंडर आएगा, डी सेमी कोलन पंक्चुएशन है, सेमी कोलन आपका एक पंक्चुएशन है, कॉमा आपका क्या है, एक पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइंट करता है, पंक्चुएशन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइंट करता है। मैम आई हैव टू डू, टू इंडिपेंडेंट डियर, अगर पूजा ध्यान से सुनो, अगर मैं केवल बोलती आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है, राइट, केवल मैं ये बोलती तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट आई हैव टू डू, जो मुझे करना पड़ता है, जो मुझे करना पड़ता है, तो इट मीन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि आई हैव टू डू के पहले क्या लग गया, व्हाट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई होप पूजा आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट लगने के कारण आई हैव टू डू जो है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन गया, इसलिए मैंने बोला आई विल डिसाइड आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर सेकंड में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हाट आई हैव टू डू ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पूरे सेंटेंस में आप बोलेंगे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद वन डिपेंडेंट क्लॉजेस, और ये डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, राइट। अश्विनी थर्ड एग्जाम्पल दोबारा बता दो डियर, यहाँ पे देखो थर्ड एग्जाम्पल में देखो, द लॉ हैज़ बीन पास्ड, द लॉ सब्जेक्ट है, हैज़ बीन पास्ड उसके रिगार्डिंग वर्ब हुआ, एक क्लॉज हुआ, राइट। उसके बाद एक डेट दी गई है, उसके बाद कॉमा लगा के लिखा है ऑल बिजनेसेस विल हैव टू कंप्लाई विद जीएसटी नॉर्म्स। ऑल बिजनेसेस आपका क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव टू कंप्लाई विद जीएसटी नॉर्म्स, विल हैव टू कंप्लाई ये आपका वर्ब हो गया, और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने वाला कौन है, कॉमा, राइट।
दोनों क्लॉजेस को जोड़ने वाला कौन है? कॉमा। इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। सेमी कोलन और कॉमा अगर ज्वाइंट कराता है इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, राइट। हितैषी समझ में आया? मैंने अभी थर्ड पॉइंट ये एक्सप्लेन किया था। अश्विनी, हितैषी, क्लियर है आप लोगों को थर्ड पॉइंट? डियर, डेट तो सिंपल एक सेंटेंस का पार्ट है, आप कह सकते हो फ्रॉम 1 जुलाई इज अ फ्रेज। अश्विनी, डेट एक सिंपल सेंटेंस का पार्ट है। द लॉ हैज बीन पास्ड, राइट, फ्रॉम 1 जुलाई, फिर कॉमा लगा, राइट, तो ये आप कह सकते हो सिंपल फ्रेज, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ देखो, फोर्थ वन इज द फायर रेज्ड ऑन 4 days। द फायर आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। रेज्ड आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है। कंसिक्वेंटली द होल फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। द होल फॉरेस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया और वॉज डिस्ट्रॉयड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो क्या लगा हुआ है? सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो द फायर रेज्ड ऑन 4 days, राइट, कंसिक्वेंटली द होल फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो दो क्लॉजेस है, टू क्लॉजेस को ज्वाइंट करने का जो काम किया है वो आपका कोलन ने किया है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली आपको जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता नहीं है, राइट, क्लियर है। हर्ष, थर्ड सिंपल सेंटेंस नहीं है डियर। सिंपल सेंटेंस कैसे होगा डियर? दो क्लॉजेस है ना। थर्ड में देखो, थर्ड में 2 क्लॉजेस है। द लॉ सब्जेक्ट हैज बीन पास्ड, वर्ब एक क्लॉज हुआ। ऑल बिजनेसेस सब्जेक्ट विल हैव टू कंप्लाई, विल हैव टू कंप्लाई ये वर्ब हो गया। तो 2 क्लॉजेस हुए ना, 2 क्लॉजेस को कॉमा जो है वो ज्वाइंट करा रहा है, राइट। तो 2 क्लॉजेस हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे आपका कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। हर्ष, क्लियर है? फोर्थ वन भी क्लियर होगा, राइट। फिफ्थ देखिए, द नाइट केम ऑन, द नाइट केम ऑन, द नाइट ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। केम ऑन आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ। समझ में आया? एक क्लॉज खत्म, राइट। कॉमा लगा है, क्या लगा है? कॉमा लगा है। आगे फिर आपने देखा द रेन, फिर से आपका सब्जेक्ट हुआ। फेल ये इसके रिगार्डिंग वर्ब हो गया। तो द नाइट केम ऑन एक क्लॉज हुआ। द रेन फेल हैवली ये आपका सेकेंड क्लॉज हुआ। फिर फैन बॉयज का ए आ गया, एंड आ गया। फिर हम देख रहे हैं फिर से हमारा वी ऑल क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके रिगार्डिंग वर्ब क्या है? गॉट है। वी ऑल गॉट वेरी वेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 क्लॉजेज हैं। 3 क्लॉजेज को में से एक 2 क्लॉजेज को एक कॉमा ज्वाइन कर रहा है, बाकी जो है एंड ज्वाइन कर रहा है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों क्लॉजेज जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तीनों के तीनों आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलोगे। समझ में आया? यहाँ पे आप क्या बोलोगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलोगे। क्लियर है? यहां तक नोटिंग हो गई होगी आप लोगों की। अब डाउट्स पूछ लो। हाँ जी, फोर्थ एग्जाम्पल भी कंपाउंड सेंटेंस है अश्विनी, क्योंकि 2 क्लॉजेस हैं और दोनों को ज्वाइंट कराने के लिए सेमीकोलन पंक्चुएशन का यूज हुआ है। मीनू फोर्थ समझा दो। देखो डियर, द फायर रेज्ड, द फायर सब्जेक्ट है, रेज्ड आपका वर्ब है, राइट। तो द फायर रेज्ड ऑन 4 days, राइट। ये आपका पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया, राइट। दूसरा क्लॉज क्या हुआ? कंसिक्वेंटली द होल फॉरेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। द होल फॉरेस्ट आपका सब्जेक्ट है, द होल फॉरेस्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज डिस्ट्रॉयड क्या है? वर्ब है। तो ये दूसरा क्लॉज हुआ। दोनों को ज्वाइंट कौन कर रहा है? सेमीकोलन ज्वाइंट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है। अश्विनी फिफ्थ भी कंपाउंड सेंटेंस है।
बस यहाँ पे जो गलती की थी वो सेकंड वाले में गलती की थी। सेकंड ऊपर कंपाउंड सेंटेंस हेडिंग लिखी है, सारे एग्जांपल्स आपके कंपाउंड सेंटेंस के हैं एक्सेप्ट सेकंड वन, राइट? नहीं जी, कंसिक्वेंटली अदिति आप खोल कर देखिए क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कंसिक्वेंटली है लिस्ट में, आंसर है नो। कंसिक्वेंटली एक नॉर्मल वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है, तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी सबऑर्डिनेटिंग। फिफ्थ मैंने द नाइट केम, फिफ्थ दोबारा समझा दो, देखो द नाइट केम ऑन, राइट? तो द नाइट सब्जेक्ट हुआ, केम ऑन वर्ब हुआ, कॉमा लगा, एक क्लॉज खत्म। द रेन फेल हैविली, द रेन सब्जेक्ट है, फेल क्या है, वर्ब है, राइट? ये समझ में आ गया, दूसरा क्लॉज हुआ। तीसरा क्या हुआ, वी ऑल सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है, वी ऑल गॉट वेरी वेट, ये आपका क्या हुआ, तीसरा क्लॉज हुआ। तो एक कॉमा है जो एंटर के लिए और एक एंड है, तो इसका मतलब तीनों क्लॉजेस क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस। अश्विनी समझ में आया? फिफ्थ वाला समझ में आया? रीति समझ में आया? मैम हर्ष का क्वेश्चन है, मैम कंपाउंड सेंटेंस में, हाँ जी हर्ष देखिए कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ो जो नोट डाउन कराई थी, टू या टू से ज्यादा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और मोर लिखा है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और मोर लिखा है, इट मीन्स दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, राइट? एक एक करके मैं बता रही हूँ, यहाँ डाउट्स काफी आ रहे हैं, समझ में आ गया हर्ष? फिफ्थ कंपाउंड सेंटेंस क्यों होगा? आई होप कि हर्ष का एग्जाम्पल मैंने जो आपको समझाया उससे आपको समझ में आ गया होगा अश्विनी कि फिफ्थ कंपाउंड सेंटेंस क्यों होगा, क्योंकि तीन मेन क्लॉजेस हैं। हमने कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा सिंपल सेंटेंस होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, राइट? एक मिनट, अश्विनी का क्वेश्चन था, समझ में आ गया अश्विनी को कंपाउंड क्यों है? अदिति मैम यू आर रिक्वेस्टेड इज मेन क्लॉज इन सेकंड सेंटेंस, हाँ जी अदिति, यू आर रिक्वेस्टेड मेन, यू आर रिक्वेस्टेड क्यों मेन क्लॉज बोला गया, क्योंकि उसके पहले सेमी कोलन है, कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है यानी कि क्लॉज आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट? ज्वाइंटर के तौर पे वहाँ पे सेमी कोलन का यूज हुआ है। इशिका मैम कंसिक्वेंटली भी तो नहीं, कंसिक्वेंटली एक नॉर्मल वर्ड यूज हुआ है, फ्रिक्वेंटली मैं बोलूँ, कंसिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली, राइट? तो ये आपका एक नॉर्मल वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेशंस बताने के लिए, राइट? कंसिक्वेंटली कंजंक्शन का काम नहीं करता है, ठीक है? अश्विनी आ गया समझ में? तिलक मैम टू दूसरा वाला फिर से, ओके तिलक यहाँ पे देखिए, तिलक आई विल डिसाइड एक क्लॉज है, आई सब्जेक्ट है, विल डिसाइड आपका वर्ब है, राइट? आई विल डिसाइड एक क्लॉज हो गया। व्हाट आई हैव टू डू, आई फिर से सब्जेक्ट आया, हैव उसके रिगार्डिंग वर्ब आया, लेकिन आई हैव टू डू के पहले क्या आ गया, व्हाट। व्हाट आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट खोल के देखो, वहां पे व्हाट लिखा है। जो अब मैं आपसे बोलूं मुझे करना पड़ता है, बात समझ में आती है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन मैं बोलूँ व्हाट आई हैव टू डू, जो मुझे करना पड़ता है, तो आप कहोगे क्या करना पड़ता है मैडम, अधूरा है ना, व्हाट लगने के कारण क्या हुआ, व्हाट आई हैव टू डू, जो मुझे करना पड़ता है, तो आप कुछ और सुनना चाहोगे, यानी कि व्हाट ने आई हैव टू डू को क्या बना दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया, राइट? तो आई विल डिसाइड मेन क्लॉज है, व्हाट आई हैव टू डू सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सेमीकोलन आया, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आपका सब्जेक्ट है, आर रिक्वेस्टेड आपका वर्ब है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका मेन क्लॉज हुआ, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक मेन क्लॉज, फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर एक और मेन क्लॉज है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ोगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, राइट? इस चीज़ को अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे एक दो मेन क्लॉजेस के अलावा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था, इसलिए हमने इसको कंपाउंड नहीं बोला। कंपाउंड में केवल और केवल मेन क्लॉजेस होते हैं, राइट? इतनी चीज़ समझ में आई? तिलक समझ में आया? हाँ जी, क्लास ओवर कर रहे हैं,
नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया है प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट? ग्रामर इज़ जस्ट लाइक मैथ्स, कभी कभी लगता होगा आप लोगों को यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी तब समझ में आएगा।